आधुनिक भारत। आधुनिक भारत उत्तरकालीन मुगल सम्राट। तो उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। और मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और संस्थापक की बात की जाए तो अवध सुआदत खां, हैदराबाद चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह। फिर इसके बाद है रुहेलखंड वीर दाऊद एवं मोहम्मद खां, बंगाल मुर्शिद कुली खां, कर्नाटक सादतुल्ला खां, भरतपुर चूड़ामन एवं बदन सिंह। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सुआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी और सुआदत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद आमीन। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाही बेखबर भी कहते थे। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु जो है जैसे कि हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना गया। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा गया और फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। 1715 में एक शिष्टमंडल में जॉन सुरमन के नेतृत्व में भारत आया और शिष्टमंडल फर्रुखियर के दरबार में 1717 ईस्वी में पहुंचा और उसमें वो बीमार था तो हैमिल्टन नामक डॉक्टर ने इसका इलाज करा। तो इससे ये हो गया अंग्रेज़ों को कि भारत में कहीं भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई और अंग्रेजी सिक्के से ही व्यापार करने की अनुमति मिल गई। और इस घोषणा को कहते हैं ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना करी है। नोबल तुर्की जो मुगल होते थे उसको तुरानी कहते थे। तो तुरानी सैनिक हैदर बेग ने सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान जो कि फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करा और दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह ने लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउश पीकॉक थ्रोन तथा कोहिनूर हीरा लेके फारस वापस लौटा था। तख्ते ताउश जो कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था, वो मोहम्मद शाह था। और शाह आलम सेकेंड जो कि अली गौहर के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उत्तरकालीन मुगल सम्राट को देखें बहादुर शाह 1707, जहांदार शाह 1712, फर्रुखसियर 1713, मोहम्मद शाह 1719, अहमद शाह 1748, आलमगीर सेकेंड 1754, शाह आलम सेकेंड 1759, अकबर सेकेंड 1806, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1751 में। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच मराठा की सेना हार गई। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने भारत पे 8 बार अटैक किया और गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम सेकेंड की हत्या कर दी और बहादुर शाह सेकेंड जफर अंतिम मुगल सम्राट था। लाल किला स्थित जो हीरा महल है वो बहादुर शाह जफर ने बनाया था फर्स्ट ने। और मशहूर शायर जो है मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के समय में ही दिल्ली में रहते थे। और हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो 17 मई 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंच के भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। और इनका जो गुजराती पथ प्रदर्शक था उनका नाम था अब्दुल मनीद। और 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आया और 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल को हराकर गोवा जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भी कोचीन में खोली। फिर यूरोपीय कंपनी देख लेते हैं स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री पुर्तगाली की कोचीन में प्रथम फैक्ट्री थी 1503 में। डच की जो पहली फैक्ट्री रही मुसेलीपतनम में 1605। अंग्रेज़ों का जो पहला फैक्ट्री रहा मुसेलीपतनम में 1611। डेनिश का त्रावणकोर में 1620 और फ्रांसीसी का सूरत में 1668। तो दक्षिणी पूर्वी तट पे पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथामे थी और पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए और पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। ठीक है, 1526 में पहले वो सुमात्रा में आया था।
डचों ने भारत में अपनी प्राथमिक जो व्यापारिक कोठी खोली थी 1605 ईस्वी में मछलीपत्तनम में खोजा था। और दूसरा व्यापारिक कोठी पुलिकट में खोजा। उन्होंने स्वर्ण सिक्के पगोडा चलाया और डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। तो ये डच की बात हो रही थी। दूसरा है कि कोलाचेल की लड़ाई हुई थी त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और 1741 में हुआ था। और एडमिरल क्या लिखा है यूस्टाचियस टी लिनोय के नेतृत्व वाली डच इंडिया कंपनी की सेना को हरा दिया। तो ख़त्म हो गया। और फिर डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेजों एवं डचों के बीच हुए वेदरा युद्ध में हुआ था। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किए और 217 साझेदार बने थे। टोटल 3300 का कंपनी था। टोटल 33,000 की कंपनी थी, जो कि 1727 तक लगभग 6 करोड़ का हो गया। और मतलब कि इसका गवर्नर था टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेजी कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। और भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपत्तनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना करी। जहांगीर ने क्या करा, 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी थी। पूर्वी तट पर बात करें तो अंग्रेजों ने अपने प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपत्तनम 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में खोला 1613 ईस्वी में। 1615 में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर टॉमस रो को राजदूत बना के भेजा। 1619 तक वो भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्रदान लेने में सफल रहा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, यानी कि 500 पेगोडा वार्षिक कर पे गोलकुंडा के राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने दे दिया। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे लिया और वहाँ किलेबंदी करी और एक किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पे अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ द ब्रेगंजा ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स सेकंड को मुंबई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स सेकंड ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी दे दी। और 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई बना लिया। फिर इसके बाद है गेराल्ड आयंगेर, जो कि इतना तक रहा, सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर बना और बम्बई शहर की स्थापना करी। बंगाल के जो शासक थे वो थे शाह सूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहते थे। फिर 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव, जो कि है सूतानूती, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपया भुगतान कर में प्राप्त कर लिया और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण करा। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जो है जॉर्ज चारनॉक ने रखी थी। फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी जो है फ्रैंको केरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। और 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार जो शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी कहलाया। फिर इसके बाद देखते हैं आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था। 1740 में ऑस्ट्रेलिया पे उत्तराधिकार मतलब कुछ ऐसा करके, जिसमें फ्रांसीसी सेना जीत गई थी। इसमें एक्सला सौपेल की संधि हुई थी। फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर 1784 में हुआ था। इस युद्ध के कारण हैदराबाद एवं कर्नाटक का उत्तराधिकार युद्ध है, इसमें भी फ्रांस ही जीता था। 1749 में फ्रांस जीता तथा चंदा साहब को कर्नाटक का अगला नवाब बना दिया और मुजफ्फर जो है हैदराबाद का नवाब बना। तो दोनों में जीत गया था फ्रांस। फिर इसके बाद है कि
अनवरुद्दीन जो कि अंग्रेज़ के सपोर्टर था, उसका पुत्र मोहम्मद अली युद्ध से भागकर चितरनापल्ली में शरण ली। फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब की सेना के साथ मिलकर मोहम्मद अली के दुर्ग को घेर लिया। क्लाइव इस घेरे को तोड़ने में सफल रहा तो उसने दबाव कम करने के लिए कर्नाटक की राजधानी अरकटा पर अधिकार कर लिया। 1752 में स्ट्रीगर लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने त्रिचनापल्ली को बचा लिया और फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 1754 में डुप्ले को इसलिए बुला लिया गया और उसके बदले गोडाहू को अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना के भेजा, लेकिन 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई और युद्ध खत्म हो गया। तीसरा युद्ध जो हुआ था, जो कि 1756 से 1763 में हुआ था, ये सप्तवर्षीय युद्ध का एक अंश था और पेरिस की संधि होने के बाद ये ख़त्म हो गया। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयुरकूट के नेतृत्व में बांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और 1763 में फिर पेरिस संधि हुआ, जिसमें चंद्रनगर को छोड़ के बाकी सारा राज्य उसको लौटा दिया गया, जो कि 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। फिर बंगाल पे अंग्रेज़ों का आधिपत्य देख लेते हैं। तो मुर्शिद कुली खां जो है स्वतंत्र शासक था, परंतु वो नियमित रूप से मुग़ल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पे और स्थानांतरित करी। इसने इजारेदारी प्रथा की प्रारंभ करी तथा कृषकों को तकाबी ऋण क्या होता है कि पहले यानी कि खेती के अग्रिम कर्ज देना प्रदान किया। फिर इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद बना, जो कि शुजाउद्दीन हुआ। फिर इसके बाद देख लेते हैं बंगाल के नवाब। पहले तो मुर्शिद कुली खां, शुजाउद्दीन 1713, शुजाउद्दीन 1727, फिर है सरफराज खां 1739, अली वर्दी खां 1740, यानी कि इसके बीच युद्ध हुआ था। और फिर सिराजुद्दौला 1756, मीर जाफर 1757, ये भी एंटी था। फिर इसके बाद है मीर कासिम 1760, मीर जाफर 1763, निजामुद्दौला 1765, सैफ उद्दौला 1766 और मुबारक उद्दौला 1770। 1740 की गिरिया के युद्ध में सरफराज कुमार के बिहार के सर सूबेदार अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। भारत का और इस समय बंगाल काफ़ी तरक्की किया, भारत का स्वर्ग कहलाया जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ, जो कि 1756 ईस्वी में कालकोठरी की त्रासदी के लिए फेमस है, जिसमें से फिर इसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ। मीर जाफ़र की गद्दारी के कारण वो हार गया और अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को फिर बंगाल का नवाब बना दिया। फिर प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मादन के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब की वफादार रही और मीर मादन लड़ते हुए मारा गया। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफ़र के अंग्रेज़ों ने 1760 में हटा के उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और उसने राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा के मुंगेर कर लिया। और 1764 में क्या हुआ कि बक्सर का युद्ध हो गया और नवाब सजादुल्ला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इस युद्ध में भी अंग्रेजी विजयी रहे और इसका सेनापति था हेक्टर मुनरो। अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। इसकी मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान था। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण करके राजा बना और इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स, तृतीय आंग्ल युद्ध 1790 से 92 कॉर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 लॉर्ड वेलेस्ली। इस युद्ध में मराठा हैदराबाद के निजाम अंग्रेज़ों के संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। टीपू को जो मृत्यु हो गई थी श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर थी। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, आयरकूट जीत किया, लाली की हार हुई। और फिर महत्वपूर्ण संधि के देख लिया जाए तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मद्रास की संधि हुई 1769। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, मंगलूर की संधि हुई 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792। सिख एवं अंग्रेज की बात कर ली जाए
तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक ने करा था और ये बादशाह बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। बादशाह बाबर और फिर 1496 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक एक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। संगत और पंगत गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वो प्रतिदिन मिलते थे। 1538 ईस्वी में करतारपुर में उनकी मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद गुरु अंगद आया जो कि 1539 से 52 में सिखों के दूसरे गुरु थे। इसका प्रारंभिक नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया। इसके तृतीय गुरु गुरु अमरदास थे और उन्होंने हिंदुओं से पृथक होने वाले कई गलत कार्य किए, जैसे कि अलग विवाह पद्धति लवन को लाया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उसके गुरुपुत्री बीबी भानी को कई गांव प्रदान किए। अमरदास 22 गद्दियों की स्थापना करा तथा प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति करी। जो बीबी के पति थे रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए और अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दिया और गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की भी स्थापना करी और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने गुरु पद को पैतृक बना दिया। गुरु अर्जुन जो है सिखों के 5वें गुरु, उन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। इसमें गुरु नानक के प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अर्जुन देव को मरवा दिया। सिखों के छठे गुरु थे हरगोविंद और सिखों को इन्होंने सैन्य संगठन के रूप में दिया तथा अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करा। फिर 7वें गुरु हर राय हुए, इन्होंने सिखों को मिलने के आशीर्वाद दिया था। और 8वें गुरु हरकिशन हुए और इन्हें दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। 9वें गुरु तेग बहादुर हुए, इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण शीशगंज में गुरुद्वारे के निकट इनको मरवा दिया गया था। और सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे और सिखों के लिए उन्होंने 5 ककार अनिवार्य कर दिया, अर्थात प्रत्येक शिष्य को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान आनंदपुर साहिब था एवं कार्यस्थली पुआतो था। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे और इनके 2 पुत्र जो कि फतेह सिंह और जोरावर सिंह था, उसको सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चुनवा दिया। 1699 में वैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ का वर्तमान रूप दिया और कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। और गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर हो गई थी, जिसको गुल खां ने किया था। बंदा बहादुर ने 1670 ईस्वी में पुंछ जिले के राजौली गांव में पैदा हुआ था। उनके बचपन का नाम लक्ष्मण दास था और उनके पिता रामदेव भरद्वाज राजपूत थे। और बंदा का उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य की स्थापना करने का था। इसके लिए उन्होंने लोहगढ़ को अपना राजधानी बनाया। गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम पर सिक्के जारी करवाए। बंदा ने सिरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी और मुगल बादशाह फर्रुखसियर के आदेश पर 1716 ईस्वी में बंदा सिंह को गुरुदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़ के मौत के घाट उतार दिए गए। तो शहादरा कलगरी के नाम से विख्यात है, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतरवा दिए थे। बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। 1748 ईस्वी में नवाब कर्पूर सिंह की पहल सभी सिख टुकड़ियों को दल खालसा में विलय करवा दिया गया। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया, जिसे मिसल कहा गया। फिर इसके बाद आते हैं रंजीत सिंह का जन्म गुजरांवाला में 1700 ईस्वी में सुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ हुआ था। इनके दादा चरत सिंह ने 12 मिसलों में सुख चकिया मिसल को प्रमुख स्थान दिला दिया। 1798 से 99 ईस्वी में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना और 1809 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉप और महाराजा रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई थी।
रंजीत सिंह का राज 4 राज्यों में बटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजउद्दीन और मंत्री दीनानाथ था। 1839 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और प्रथम जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई संधि: पहला लाहौर की संधि 1846, भैरोवल की संधि 1846। इस संधि के तहत राजा दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। फिर इसके बाद लॉर्ड डलहौजी का 1849 का युद्ध हुआ, जिसमें सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को दे दिया।